यस, चलिए। मैंने आपको ये बोला, हमने पिछले दिनों ये लिखा था, थोड़ा सा हम पीछे से थोड़ा और पीछे चलते हैं। हम 4 आइटम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, 4 ग्रुप टू, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम। इन 4 चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश के दौरान हमने ये समझा कि सर एक्चुअली में एक्सपेंस और इनकम जो है वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और हमने एग्जांपल लिया कि इट्स समथिंग लाइक ए सॉफ्टवेयर, और इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को कंट्रोल करने का। एसेट्स और लायबिलिटी कंट्रोल होती है एक्सपेंस और इनकम से। एसेट्स और लायबिलिटी का रियल एग्जिस्टेंस है, एक्सपेंस और इनकम का कोई एग्जिस्टेंस इन रियल सेंस नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन है और ट्रांजैक्शन के नाम है। इनकम एंड एक्सपेंस इज द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन, whereas assets and liabilities are the result of the transaction. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। expenses and income are the name of the transaction, whereas assets and liability is the result of the transaction. ट्रांजेक्शन का रिजल्ट जो है वो एसेट्स या लायबिलिटी है, whereas इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो ट्रांजेक्शन का नाम है। उस किस वजह से एसेट्स या एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं। तो ये बात हम लोगों ने किया था पिछले दिनों। इसको करते हुए हमने आपको बोला था कि हम जब भी पेमेंट करते हैं तो अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस को पेमेंट नहीं करते। हमें ये इल्यूजन होता है कि हम अपनी पेमेंट को, हम अपनी एक्सपेंस को पे करें, और इस इल्यूजन का रीजन ये होता है द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द लायबिलिटी अराइजेस एंड द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर सेटलिंग द लायबिलिटी। जिस समय लायबिलिटी अराइज होती है, अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लायबिलिटी को सेटल कर देते हैं तो हमें ये इल्यूजन होता है कि वी आर पेइंग द एक्सपेंसेस, बट इन रियल सेंस हम एक्सपेंसेस को पे नहीं कर रहे होते हैं। लाइकवाइज हम अपनी इनकम को रिसीव नहीं करते हैं, हम अपने राइट्स को, यानी कि हम अपने एसेट्स को रिसीव करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात हुई थी। इसी डिस्कशन के दौरान में मैं आपको ये बता रहा था, इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि हम अपनी अकाउंटिंग में 4 तरह की एंट्रीज करते हैं। एक ड्यू की एंट्री, एक सेटलमेंट की एंट्री, एक क्लोजिंग एंट्री और एक एडजस्टमेंट की एंट्री। क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ी देर के बाद जानेंगे हम। ड्यू की एंट्री और सेटलमेंट की एंट्री, उसके बारे में अभी बात करेंगे। हम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रैक्टिकल तौर पर एंट्री करते हैं ना, तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं किसकी? ड्यू की एंट्री। ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है रीजन बिकॉज ऑफ विच, अभी आप लिखिएगा नहीं, अभी आप लिखिएगा नहीं, इसको ये समझने, जहां पे मैं लिखने बोलूंगा वहां पे आप लिखिएगा, समझने के लिए मैं कह रहा हूं। ड्यू का मतलब रीजन बिकॉज ऑफ विच एसेट्स और लायबिलिटी अराइजेस, उस रीजन को रिकॉर्ड करना जिसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटी अराइज हो। बात समझ में आ रही है? ड्यू की एंट्री में क्या करते हैं हम? उस रीजन को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटी अराइज हो। और सेटलमेंट में जो एसेट्स या लायबिलिटी अराइज हुआ है उसकी या तो हम पेमेंट लेते हैं या पेमेंट देते हैं। अगर एसेट्स अराइज हुआ है तो पेमेंट लेते हैं, और अगर या तो पेमेंट लेते हैं या फिर एसेट्स लेते हैं। अगर एसेट्स अराइज हुआ है तो वो ओन करते हैं, या लायबिलिटी अराइज हुआ है तो उसे डिसओन करते हैं, यानी कि लायबिलिटी को हम नॉक ऑफ करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारी अकाउंटिंग में कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन मैंने आपको पहले बताया था, वो कन्वेंशन का क्या नाम था? उस कन्वेंशन का डबल एंट्री सिस्टम। ये कन्वेंशन हमने पहले किया था, डबल एंट्री सिस्टम वाली बात। तो डबल एंट्री सिस्टम एक कन्वेंशन था।
एक और कन्वेंशन है, उसे हम बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम क्या कहता है? You will record the transactions and events as right to receive arises or obligation to pay arises. इसे आप लिख सकते हैं, ड्यू की एंट्री आपने जहां पे लिखा है उसके आगे में लिख सकते हैं, in view of the mercantile system of accounting, in view of mercantile system of accounting, we have to record the transactions or events. We have to record the transactions or events as soon as right to receive, as soon as right to receive or obligation to pay arise. Right to receive or obligation to pay arise. राहुल सर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा। रीजन बिहाइंड दिस, उनका सिस्टम ठीक है। फुल स्टॉप देकर के आगे लिखिए, we don't record the transactions on the basis of payment or receipt. We don't record the transactions or events on the basis of payment or receipt. It has to be recorded. It has to be recorded on due basis. It has to be recorded on due basis. On PSA, you are not connected. Meeting info. चलिए, हाँ, अब ये जो चीज आपने लिखी इसको समझिए। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली जो पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ना,
ड्यू की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, और जब ड्यू की एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तब फिर दूसरी एंट्री जो हम डालते हैं उसे हम सेटलमेंट की एंट्री बोलते हैं। यानी कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमें रेंट पे करना है, हमें रेंट पे करना है, तो हमें रेंट पे करना है तो नॉर्मली अगर रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस पर एंट्री करनी हो तो हम कैसे एंट्री करते हैं? सर पेमेंट करनी है तो कोई बात नहीं है, रेंट को हम डेबिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम, नो, यू विल नॉट डू दिस। मर्केंटाइल सिस्टम कहता है कि पहले आप अपनी एसेट्स या लायबिलिटी बनाइए और बाद में उस एसेट्स या लायबिलिटी को आप सेटल्ड कीजिए। यानी कि आपको पहले ड्यू की एंट्री पास करनी है। ड्यू की एंट्री में क्या होगा कि रेंट आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस पे किसको करना है? क्योंकि 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 जरा समझिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस इज द नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड एसेट, एक्सपेंस एंड इनकम इज द नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड रिजल्ट इज द एसेट्स और लायबिलिटी। तो मैं ये कह रहा हूं कि मर्केंटाइल लॉ कहता है कि रेंट आपका एक्सपेंस है, बट इस एक्सपेंस के अगेंस्ट में लायबिलिटी क्या है? एक्सपेंस तो ट्रांजैक्शन का नाम है, इसकी वजह से कौन सी लायबिलिटी अराइज हुई, पहले उस लायबिलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए। और लायबिलिटी तो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए ना। आइडेंटिफाइबल का मतलब समझते हैं? आइडेंटिफाइबल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपने एंट्री डाली रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, आपने क्या डाला? रेंट पेएबल। ये जो आपने रेंट पेएबल डाला, रेंट पेएबल लायबिलिटी है या नहीं है पहले तो ये बता दो। अच्छा, जो चाहे अकाउंट्स जानते हो या ना जानते हो, मैं उन सभी से पूछ रहा हूं, कभी अकाउंट्स पढ़े हो या ना पढ़े हो। रेंट पेएबल इज लायबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? रेंट पेएबल इज लायबिलिटी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? मैं सभी से पूछ रहा हूं, चाहे जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सिर्फ आपको इतना ट्रू। बताना है कि ये सही है या गलत है। पारुल कुछ कह रही थी, बोलिए। सर ट्रू है। पारुल कह रही है ट्रू है, राहुल भी कह रहे हैं ट्रू है, देव भी कह रहे हैं ट्रू है। एनीवन ट्रू है। में ये ट्रू नहीं है? देखो सर, इसमें सोचना क्या है, किसी भी वर्ड के आगे में अगर पेएबल लग गया, पेएबल मींस जो अपने को पे करना है, तो जो अपने को पे करना है वो तो अपनी लायबिलिटी ही है ना, उसमें दिमाग क्या लगाना है? ये तो सिंपल वर्ड में ही लिखा हुआ है, रेंट पेएबल, दिस मींस रेंट इज टू बी पेड एंड एनीथिंग व्हिच इज टू बी पेड दैट इज द लायबिलिटी, वो आपका ऑब्लिगेशन है। लेकिन इसमें एक समस्या है, अब समझिए, यही मतलब यहीं पे आपको डिफरेंशिएट करना है प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ। जब मैं आपसे कहता हूं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो कॉन्सेप्चुअल लाइफ होती है, एकेडमिक लाइफ जो होती है वो थ्योरेटिकल लाइफ होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ कॉन्सेप्चुअल होती है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये होता है कि वहां पे सारा वही चीज एप्लीकेबल होगा जो आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़ करके समझना भी है। जब आप ये बोलते हैं कि रेंट पेएबल, तो एकेडमिकली ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। एकेडमिकली इट इज करेक्ट कि रेंट पेएबल, एक रेंट हुआ, रेंट पेएबल कर दिया। संजय सर, आप यस अपना सर। म्यूट कर लीजिए, देव कह रहे हैं। चलिए, तो जब आप देते हैं ना, तो रेंट पेएबल क्या है? एकेडमिकली दिस इज परफेक्ट एंट्री की रेंट को डेबिट किया आपने, रेंट पेएबल को क्रेडिट किया। अच्छा, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो डेबिट क्रेडिट पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि उनको थोड़ी देर में ये समझ में आएगा। ठीक है, रेंट पेएबल को डेबिट की, रेंट को डेबिट किया, रेंट पेएबल को क्रेडिट किया। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचिए कि लायबिलिटी हैज टू बी आइडेंटिफाइड। लायबिलिटी क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अब किसी ने अगर रेंट पेएबल लिखा है, तो रेंट पेएबल कोई आदमी है क्या कि उसको उठा के रेंट पे कर देंगे?
What do you mean by the rent payable? Rent payable is not identifiable. What is identifiable? Rent payable to whom? रेंट किसको पे किया जाना है, दिस इज आइडेंटिफाइबल. इसीलिए प्रैक्टिकली आप रेंट पेबल को क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि रेंट पेबल से कुछ पता नहीं चल रहा है कि लायबिलिटी मस्ट बी असर्टेड. पता होना चाहिए कि हाँ ये लायबिलिटी है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, बैंक, हु इज लायबिलिटी, किसको पे करे. रेंट पेबल से किसी के बारे में तो पता नहीं चलता ना. तो इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल की जगह हम क्या देते हैं, लैंडलॉर्ड का नाम. आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. रेंट पेबल गलत नहीं है, बट इट इज एकेडमिकली करेक्ट. प्रैक्टिकली आप रेंट पेबल क्रेडिट नहीं कर सकते. प्रैक्टिकली आपको क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, उस बंदे का नाम जिसको रेंट पे किया जाना है. बिकॉज इन प्रैक्टिकल सीन liabilities must have to be identified, and by way if we are crediting the rent payable, liability is not identified. Rent payable कहने से कोई liability identify नहीं हो रही है. So rent payable is a general term, whereas we have to be specific in our practical life. Hence we have to pass the entry with the specific name of the liability. And in case of the rent, name of liability is landlord. Landlord का नाम क्रेडिट होगा. देव, आरती, आराधना, अंजलि, रंजन, राकेश, मनीष, सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर. ठीक है. यस सर. इसी को हम बोलते हैं ड्यू की एंट्री. कि जब आप अपने ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करते हो. व्हाट इज योर ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन का मतलब यू आर लायबल टू पे. तो जब आप ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो ड्यू की एंट्री है, या फिर जब आप एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो भी वो ड्यू की एंट्री है. चलिए इसी को उल्टा कर देते हैं. अभी हम रेंट पे कर रहे थे, अब रेंट रिसीव करते हैं. रेंट इज टू बी रिसीव्ड. तो आप क्या एंट्री करोगे? सर अगर सिंपल रिसिप्ट पेमेंट के ऊपर एंट्री करनी रहती तो कैश या बैंक को डेबिट करते और रेंट को क्रेडिट कर लेते. लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली लॉ क्या कहता है, इट हैज टू बी मर्केंटाइल. दिस मींस पहले ड्यू की एंट्री फिर सेटलमेंट की एंट्री. और पहले इवन दो, अच्छा इसके ऊपर 1 मिनट में आते हैं. अच्छा पहले ड्यू की एंट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि रेंट इनकम है इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे. और डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे किसको, अपने टेनेंट को. वैसे तो हम कर सकते थे रेंट रिसीवेबल. रेंट रिसीवेबल एकेडमिकली करेक्ट है, लेकिन रेंट रिसीवेबल से हम अपने एसेट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. एंड टू आइडेंटिफाई द एसेट्स वी हैव टू पुट द नेम ऑफ आवर टेनेंट. बात क्लियर है? तो ड्यू की एंट्री का मतलब समझ में आया. जब आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसे बोलते हैं ड्यू की एंट्री. दूसरी एंट्री है सेटलमेंट की एंट्री. उसमें एक छोटी सी एक लाइन लिख लीजिए बस. व्हेन द एसेट्स इज रिसीव्ड और ऑब्लिगेशन इज पेड. When the assets is received और obligation is paid. Obligation के बगल में liability भी लिख सकते हैं. Obligation oblique liability is paid. This is known as settlement entry. तो आप जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे ना, 2 पार्ट में एंट्री होगी. अच्छा 2 पार्ट में एंट्री होना जरूरी है. अब जो मैं बात कह रहा हूं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कॉमर्स नॉन कॉमर्स सारे लोग. 2 पार्ट में एंट्री होना जरूरी है टेक्निकली भी. सुनिए क्यों. इसलिए कि सपोज एक कंपनी के पास एक बिल आया, प्रोफेशनल का बिल आया. कंपनी ने रिकॉर्ड किया कि लीगल एक्सपेंस 50,000 रुपये पे किया बैंक से.
तो बैंक से जैसे ही पे किया 50,000 रुपये लीगल एक्सपेंस, तो उसने लिख दिया अपनी कॉपी में लीगल एक्सपेंस 50,000। SBI बैंक से पे किया तो लिख दिया SBI बैंक 50,000। लीगल एक्सपेंस हमारा 50,000 का हुआ और SBI बैंक से हमने ये 50,000 रुपये दिए। इसमें पता है समस्या क्या होगी? कल की डेट में जब कंपनी को ये एनालाइज करना होगा कि हमने ये लीगल एक्सपेंस किसको दिए हैं 50,000 रुपये, ये वो एनालाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं एनालाइज कर पाएगा? क्योंकि उसने पेमेंट की तो एंट्री डाली है, ड्यू की एंट्री ही नहीं डाली। अगर ड्यू की एंट्री उसने डाली होती तब वो आइडेंटिफाई कर पाता कि ये 50,000 हमने किसको दिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि लीगल एक्सपेंसेस का बिल मान लो कि मिस्टर ए ने रेस किया होता, तो वो कहते लीगल एक्सपेंसेस 50,000 पे करना है किसको? मिस्टर ए को। ये पहली एंट्री होती ड्यू की। फिर दूसरी एंट्री होती पेमेंट की कि मिस्टर ए को 50,000 कहां से? SBI के अकाउंट से। बात समझ में आई? तो ये जब दो एंट्री हुई तो दो एंट्री से ये आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि हमने लीगल एक्सपेंसेस किसको पे किया। बात क्लियर हो रही है ना? थोड़ी थोड़ी अभी थोड़ा और क्लियर होगा आगे चल करके। तो यहां पर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया, ड्यू की एंट्री और सेटलमेंट की एंट्री। इन दोनों का मतलब और इन दोनों का इंपॉर्टेंस ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे चलिए। जो आज आपको करना है वो ये है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रूल्स फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट। क्या क्या बातें अभी तक हमने सीखी? डबल मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो दो आइटम इफेक्टेड होंगी, वो दोनों आइटम किसी ना किसी ग्रुप में फॉल करेगा, या तो वो एसेट्स होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो इनकम होगा। दूसरी बात हमने ये सीखी। तीसरी बात हमने ये सीखी कि एक्सपेंस और इनकम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटी अराइज होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इनकम और एक्सपेंस के थ्रू हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। दो बात हो गई, तीन बात हो गई। चौथी बात हमने ये सीखी कि हम जब भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो दो स्टेज में उसकी रिकॉर्डिंग होगी। पहली होगी ड्यू की रिकॉर्डिंग और दूसरी होगी फिर सेटलमेंट की रिकॉर्डिंग। और अगर दोनों एक ही डेट में हो रहा है, ड्यू भी एक ही डेट को हो रहा है और सेटलमेंट भी एक ही डेट को हो रहा है, फिर भी प्रैक्टिकली इन मैक्सिमम केसेस पहले बिल बुक होती है फिर पेमेंट होती है। बिल बुक होने का मतलब होता है ड्यू की एंट्री पास होना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ट्रांजैक्शन एक डेट को हुई है, सेटलमेंट किसी दूसरे डेट को हो रही है, फिर तो बड़ा ऑब्वियस है कि पहले ड्यू की एंट्री पास करोगे फिर सेटलमेंट की एंट्री। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट अगर दोनों एक ही डेट को हो रही है, फिर भी पहले बिल की एंट्री पास होगी और फिर पेमेंट की या रिसिप्ट की। ठीक है, ये हमारा सोल मोटो रहेगा। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि इवन दो ट्रांजैक्शन इज टेकन at different period of time, even though transaction and settlement is occurring at same point of time, comma देके we will prefer to pass due entry first. We will prefer to pass due entry first and then
पेमेंट एंट्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट। कि कब किस ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ये वैसे आपने शायद कहीं लिखा भी है, लेकिन अब पहले समझ लीजिए फिर इसे लिखिएगा। समझिए, रूल नंबर 1, 2 ही रूल याद रखने हैं आपको। पहला, लिखना नहीं है, पहले समझना है। पहला रूल, किसी भी ट्रांजैक्शन में एसेट्स एंड एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। नोट बिल्कुल नहीं करना है किसी को, बस ध्यान से समझिए। पहले जो नोट करवाना है वो मैं करवाऊंगा। एसेट्स एंड एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मैंने क्या बोला? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। रूल नंबर 2, लायबिलिटीज एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। रूल नंबर 2 मैंने क्या बोला? लायबिलिटीज एंड इनकम विल बी क्रेडिटेड। यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई आइटम जो कि एसेट्स में फॉल करता है, यानी कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। अच्छा, एसेट्स का इंक्रीज होना अगर डेबिट है तो डिक्रीज होना क्या होगा? क्रेडिट। दो ही तो वर्ड है ना। तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो वो डेबिट होगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से तो वो डेबिट होगा। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगा। इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। आप अपनी कॉपी में कहीं भी कोने में 2 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट कैपिटल लेटर में लिखिएगा। पहला पॉइंट AED, और दूसरा पॉइंट LIC। LIC तो समझते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सर वॉइस ब्रेक हो गई थी। फर्स्ट में क्या बताया आपने? AED, AED, ओके। A for assets, E for expense, D for debit। AED, LIC। बस ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। AED पहले GST के पहले एक्साइज हुआ करती थी, तो एक्साइज में एक ड्यूटी लगती थी, उसका नाम था एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। आपको और कुछ नहीं याद रखना है डेबिट क्रेडिट के लिए, बस यही तो, यानी कि ये 6 वर्ड आपको याद रखने हैं बस। क्या कि एसेट्स और एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट होगा। लायबिलिटी और इनकम क्या होगा? क्रेडिट होगा। बस इन्हीं 2 चीजों को अप्लाई करना है अपने को। जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनको भी कह रहा हूं मैं, इन्हीं 2 चीजों को अप्लाई करना है अपने को सारे ट्रांजैक्शन में। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे? पहले आप AED, अभी मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा। उस 5 मिनट में आपको क्या करना है, ये जो आपने AED और LIC लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है आपको। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ? आप कंप्लीट लिखेंगे कि एसेट्स एक्सपेंस डेबिटेड। इट मींस in any transaction, if assets are increased then debited, if expenses are increased then debited. Liability income credited, it means in any transaction is if liability is increased then credited, if income is increased then credited. And then reverse, उसका रिवर्स, कि अगर एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, इनकम डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे। ये इंटरप्रिटेशन लिखना है इन 6 का। तो 5 मिनट में आप फटाफट उसे एक बार फिर से रिवाइज करो और उसकी इंटरप्रिटेशन को राइट डाउन करो आप लोग, और फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन पर फिर अभी आ रहे हैं तुरंत 5 मिनट में। तो 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको। डन? 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 5 मिनट में एक नया लिंक आप लोगों के पास पहुंचेगा।